हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एज यू नो माय नेम इज विकास कुमार। और हम लोग आज यहाँ पर जो 3 जुलाई को जेएसएससी जेई का जो एग्ज़ाम हुआ है, 3 जुलाई को जो जेएसएससी जेई का एग्ज़ाम हुआ है, उसका जो सेकेंड शिफ्ट था, जो टेक्निकल पेपर था, उसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो लेकर आए हैं हम लोग। इलेक्ट्रिकल पेपर का आज सॉल्यूशन देखेंगे। इलेक्ट्रिकल ब्रांच जो था, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का हम लोग सॉल्यूशन आज देखने वाले हैं। मेरे पास जो अभी सेट अवेलेबल है वो है सेट ए। आपके पास सेट बी हो सकता है, सेट सी हो सकता है, सेट डी हो सकता है। तो जो क्वेश्चन होगा वो आपके स्क्रीन पर दिख जाएगा। अपने सेट पर आप उसको चेक कर लीजिए कितना नंबर क्वेश्चन आपका सेट पर है। हम सेट ए के अकॉर्डिंग जो है वो देखेंगे। सारे सेट में क्वेश्चन सेम है, बस उनका सीक्वेंस जो है वो आगे पीछे होगा, तो काइंडली आप उसको देख लीजिएगा। ये वीडियो टोटल 3 या 4 पार्ट में बनेगा, क्योंकि एक ही पार्ट में पूरा 120 क्वेश्चंस को कवर करने बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 से वो शुरू करते हैं। सेट ए का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जेएसएससी जेई का सॉल्यूशन जो क्वेश्चन का है वो सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। जेएसएससी जेई जो 2022 में हुआ है उसका हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं। एग्जाम जो हेल्ड हुआ था दैट इज 3 जुलाई 2022। ओके, द क्वेश्चन 1 सेट ए है। हम लोग कौन सा सेट सॉल्व कर रहे हैं? तो हम लोग सेट ए सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो सेट ए में है, a coil is wound with a turn with a 400 turn has a resistance of 44 ohm. When the exciting voltage is 220 volt, the magnetic flux linking the coil is 0.0008 Weber. Calculate the inductance of the coil. ठीक है, यही आपको क्वेश्चन जो है वो दे रखा है। तो गिवन डेटा में आपको क्या क्या दे रखा है? तो गिवन डेटा में आपको नंबर ऑफ टर्न 400 दे दिया है। आपको कॉइल, इस तरह का कोई कॉइल है, इसमें जो n का वैल्यू है ये 400 टर्न्स आपको दिया हुआ है, और हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 44 ओम। इसका जो रेसिस्टेंस है वो 44 ओम का दे दिया है। व्हेन एक्साइटिंग वोल्टेज इज 220, इसको एक्साइट करवाने के लिए जो वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है दैट इज 220 वोल्ट, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको 220 वोल्ट। फ्लक्स जो है यहाँ पर फ्लक्स दे दिया है 0.0008 वेबर, इतना फ्लक्स दिया। कैलकुलेट द इंडक्टेंस, आपसे एल का वैल्यू सिंपली पूछा गया है। तो देखिए एल इज इक्वल टू एन फाई बाई आई, इतना होगा। यहां पर हमको एन मालूम है, फाई मालूम है, बट हमको आई नहीं मालूम है, तो आई यहां से निकाल लीजिए। ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई इज इक्वल टू V बाई आर करके। तो V आपको दिया है 220 और R दिया है 44। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आएगा आपको वो R हो जाएगा, ठीक है। इस R की जो वैल्यू है यहाँ डाल देंगे, तो L इज इक्वल टू एन, एन वैल्यू कितना दे दिया है 400 टर्न है, फाई की वैल्यू 0.0008 है। 3 बार 0 है या 4 बार? 4 बार 0 है, काइंडली यहाँ सुधार लेंगे, 4 बार 0 है। और आर की जो वैल्यू है 220 डिवाइड बाई ये ऊपर चला जाएगा 44। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.024 हेनरी। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, सॉरी वेरी सॉरी, इट्स आंसर इज 0.0064। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 0.0064 हेनरी आ रहा है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देखेंगे। फाइंड द वोल्टेज, फाइंड द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट इफ अ वोल्टेज Vs, एवरेज पावर कंज्यूम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ठीक है। एवरेज पावर कंज्यूम का वैल्यू कितना ये पूछ रहा है। अगर सर्किट का जो Vs है वो कितना है 500 बाई रूट 2,
साइन ऑफ ओमेगा टी इज अप्लाइड टू एन एसी सर्किट एंड द करंट इन द सर्किट इज फाउंड टू बी, और करंट कितना पाया जा रहा है 2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। तो पी एवरेज का जो वैल्यू होता है दैट इज वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाई होता है। वी आर एम एस, देखिए ये फंक्शन दे रखा है इसका, ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू को आप √2 से डिवाइड कर दो, और आई आर एम एस ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है 2 को √2 से डिवाइड कर दो। साइन ओमेगा टी में यहाँ कॉस लिखेंगे, कॉस फाई यानी कि पाई बाई 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो विल गेट 250 वॉट, यू विल गेट 250 वॉट, आपको 250 वॉट आ जाएगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको कहीं भी अगर कोई ये हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है अ 3 फेज 400 वोल्ट, एक 3 फेज का सर्किट है और वोल्टेज कितना दे रखा है 400 वोल्ट दे रखा है, फ्रीक्वेंसी है आपको 50 हर्ट्ज का, इंडक्शन मोटर है। ठीक है, ये है, रिक्वायर्स अ करंट ऑफ, कितना करंट इसको चाहिए 80 एम्पियर। कैलकुलेट एचपी, एचपी हमको बताना है, पावर फैक्टर कितना है तो 0.8 पावर फैक्टर है, और एफिशिएंसी दे रखा है 85%, ये आपको इतना कुछ दे रखा है। तो सबसे पहले इसका एफिशिएंसी जो होगा, एफिशिएंसी होता है आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर। इससे हम लोग, तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो यहां से इनपुट पावर जो है निकाल लेते हैं, क्योंकि पहले इनपुट पावर निकाल लेते तो इससे हमको आउटपुट पावर निकल जाएगा। तो इनपुट पावर कैन बी रिटन एज √3 टाइम्स VL/IL इंटू कॉस ऑफ फाई। 3 फेज इंडक्शन मोटर है तो √3 टाइम्स, जो भी वोल्टेज दिया रहता है 3 फेज में, ये लाइन वोल्टेज होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम लोग स्टार मानते हैं, तो लाइन वोल्टेज का वैल्यू कितना दिया हुआ है √3 इंटू VL, VL बोले तो 400, और स्टार में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज सब बराबर होता है, तो ये लाइन करंट दे रखा है यानी कि 80, और कॉस फाई का वैल्यू 0.8 है, तो कॉस फाई का वैल्यू 0.8, तो मतलब इसको, तो आप इस तरह से इनपुट पावर सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आपका इनपुट पावर लमसम इतना आएगा, जो भी होगा ये आपका इनपुट पावर होगा। ठीक है, यहां से आपको आउटपुट पावर जो है वो निकालना है, तो आउटपुट पावर जो होगा वो हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ईटा इंटू इनपुट पावर से, तो ईटा का वैल्यू 85% है, इसका मतलब 0.85, तो 0.85 मल्टीप्लाई हो जाएगा इनपुट पावर इतना से √3 इंटू 400 इंटू 80 इंटू 0.8, ये जो भी आप सॉल्व कीजिएगा ये हो जाएगा आपका आउटपुट पावर। अब आपको अगर एचपी में कन्वर्ट करना है तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, इसको आप डिवाइड कर दीजिए एचपी के लिए, एचपी के लिए आप इस डेटा को किससे डिवाइड कर दीजिए 746 से, तो 746 से आप डिवाइड कर दो, इसको सॉल्व करोगे तो 50.5 ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका 50.5 के अप्रोक्सीमेट आएगा, दिस इज ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, 50.5 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर करके सॉल्यूशन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, काइंडली आप अपना टिक कर ले, आपने अगर मिलाया हो तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आरसी सर्किट एज सोन इन द फिगर, एक आरसी सर्किट है, इस तरह का एक आरसी सर्किट बनाया हुआ है, आपको डायग्राम क्वेश्चन में दिख जाएगा, फिर भी हम एक बना दे रहे हैं, ये सीआरओ लगा रखा है। ठीक है, ये आरसी सर्किट है, इसके इनपुट पर ऐसा स्क्वायर वेव दे रखा है, तो बोल रहा है आरसी सर्किट शोन इन द फिगर गिवन बाय एसी सोर्स जनरेटिंग ए स्क्वायर वेव, ये जो एसी सोर्स है ये कौन सा वेव जनरेट कर रहा है स्क्वायर वेव, द आउटपुट वेव पैटर्न मॉनिटर्ड बाय द सीआरओ वुड लुक क्लोज टू, किसके जैसा दिखेगा। देखिए, ये अगर आपका इनपुट है स्क्वायर वेव में, ये आपका क्या है इनपुट है, तो आरसी सर्किट में एक कैपेसिटर यहां दे रखा है।
ठीक है। तो कैपेसिटर क्या करेगा, ये मान लेते हैं कि चार्जिंग से स्टार्ट हो रहा है, कैपेसिटर जो इनिशियली डिस्चार्ज है चार्ज होगा और फिर डिस्चार्ज होगा। तो ये चार्ज कैसे होगा, इस तरह से कैपेसिटर चार्ज होगा इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में, फिर ये नेगेटिव हाफ साइकिल में कैपेसिटर इस तरह से डिस्चार्ज होगा, फिर इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में इस तरह से चार्ज होगा, फिर इस तरह से डिस्चार्ज होगा। तो इस तरह का वेव पैटर्न आउटपुट पर आपको दिखेगा। सीआरओ जो है इस तरह का वेव सीआरओ इस तरह का वेव पैटर्न जो है वो दिखाएगा। तो ऐसा आपको ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आरसी सर्किट है, कुछ नहीं है, बस कैपेसिटर चार्ज होगा डिस्चार्ज होगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में चार्ज हुआ, नेगेटिव हाफ साइकिल में डिस्चार्ज हुआ। तो इस तरह से आप देख लोगे, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का तो हम लोग देख लिया, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, a slab of material of dielectric constant K has the same area area A as the plate of the parallel plate capacitor and has a thickness of 3/5 D, where D is the separation between the plate. The change in the capacitance C dash in terms of original capacitance इतना दे रखा है when the slab inserted between the plate. ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को करना क्या है, देखो सबसे पहले क्या है कि एक ऐसा कैपेसिटर दे रखा है, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कैपेसिटर का ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव प्लेट है, इस तरह से कैपेसिटर का मान लिए, ठीक है। इस कैपेसिटर में जब आपका कोई भी स्लैब इंसर्ट नहीं किया गया है तब जो सी नॉट का वैल्यू है दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी दे रखा है। इतना आपको सी नॉट का जो है वो वैल्यू दे रखा है। इसके बाद क्या कर रहे हैं हम, इसमें एक स्लैब जो है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कुछ, ठीक है, के दे दिया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऐसा स्लैब इंसर्ट कर दिए और ये स्लैब का थिकनेस जो है वो टी है और टी का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 3/5 डी दे रखा है और दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो डी दिया हुआ है, ठीक है। यह आ गया। द चेंज इन कैपेसिटेंस आपको निकालना है, द चेंज इन कैपेसिटेंस। तो देखिए सी डैश का जो वैल्यू होगा जब कोई स्लैब किसी कैपेसिटर में इंट्रोड्यूस कर देता है जिसका कि थिकनेस टी हो और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्यू हो, तो इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये होता है, ठीक है। तो यहां से आप जो है टी का वैल्यू चेंज पुट कर लो, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 3/5 इंटू डी प्लस 3/5 इंटू डी बाई के, इतना पुट कर लो, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो आप, एप्सिलॉन नॉट ए ये सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपको 2d/5 प्लस 3d/5 के, इतना आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर और सॉल्व कर लोगे तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई नीचे में आएगा आपको 5k, ठीक है, इधर आ जाएगा 2dk प्लस 3d और ये 5 के ऊपर कर लो, ये हटा लो, तो इतना आएगा आपको सी डैश का वैल्यू। अब चेंज इन कैपेसिटेंस पूछा है तो चेंज आपको पूछा है तो आप इसमें से क्या करो, इसको घटा दो, सिंपल सा। नहीं आपसे तो चेंज पूछा है ना, तो चेंज तो सिंपल यही ना आएगा, इसी का हम लोग निकाल लेंगे। ये तो ये जो है आपका स्लैब डाले हैं तो इसको वैल्यू सॉल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ सी डैश पूछा है तो आएगा आपको यहां पर एप्सिलॉन नॉट ए, ये रहने दो, ये 5k रहने दो, यहां से d कॉमन निकाल लो, तो अगर d कॉमन निकाल लोगे तो 2k प्लस 3 ये आ जाएगा, ठीक है। और ये जो हिस्सा है इसको ही आप बोलोगे सी नॉट, ये सी नॉट हो गया 5k डिवाइड बाई 2k प्लस 3, ये देख लो किसका कौन सा आंसर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। यही तो चेंज है ना आपका, ये पहले ये था फिर ये डाल ली, यही बदला आपको, तो ये जो बदला उसका वैल्यू इतना इन टर्म्स ऑफ सी नॉट। तो ऑप्शन नंबर है आपका सी, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप मिला लो, सी नॉट इज इक्वल टू 5k डिवाइड बाई 2k प्लस 3, ऑप्शन सी आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ओके। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 550 मेगाहर्ट्ज is traveling in a vacuum along x direction at a particular point the value of magnetic field
इज इतना दे रखा है बी का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, सी का वैल्यू दे रखा है, ये सब यूनिट वेक्टर ये सब आपको दे रखा है। सबसे पहले तो आपको दिया क्या क्या है, तो फ्रीक्वेंसी आपको दे दिया है 550 मेगाहर्ट्ज। इसका कोई काम वैसे पढ़ने वाला नहीं है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है किधर मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन की ओर, ठीक है। तो हम जो है कुछ ऐसा, ये मेरे लिए x हो गया, ये मेरे लिए y हो गया और ये मेरे लिए z हो गया। ये तीन हम लोग क्या बना लिए, कोऑर्डिनेट बना लिए। इधर जो है मेरा EM वेव ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन मेरा EM वेव ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो अगर मेरा इस डायरेक्शन में EM वेव ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि x डायरेक्शन में लिख दिया है ट्रैवलिंग कर रहा है, यहाँ लिखा हुआ है ट्रैवलिंग वॉल्यूम अलोंग द x एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो b का वैल्यू आपको दे रखा है, वो कितना है 7.8 इंटू 10 टू द पावर -8 z कैप टेस्ला दे रखा है, इतना टेस्ला का है b, ठीक है। चलिए हाँ, तो हम लोग को E का वैल्यू पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। E का वैल्यू हमसे पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होगा। सिंपल सा कहानी है। तो E इज इक्वल टू फॉर्मूला जो होता है दैट इज B डॉट C होगा, मतलब B डॉट C होगा। तो हमारे पास E का वैल्यू अगर निकालना है तो B की वैल्यू है ये 7.8 इंटू 10-8, ये जेड कैप है, और इधर है हमारा C का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इतना आपको C का जो है वो वैल्यू दे रखा है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा सॉल्यूशन 23.4 वोल्ट पर मीटर, इतना आपका E आएगा। लेकिन इसका डायरेक्शन भी पता करना बेहद जरूरी है कि E किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो देखिए B का जो डायरेक्शन है वो इधर है, ये B जो है ये जेड कैप, मतलब इधर मेरा B है, जेड डायरेक्शन की ओर मेरा B है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स डायरेक्शन की ओर फ्लो कर रहा है। तो आपका E किधर होना चाहिए, देखो, तो इसके लिए सिंपली करना क्या है, राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। आप राइट हैंड रूल में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डायरेक्शन ऐसा रखिए कि थंब जो है, ये 4 फिंगर है, तो इस चौथा जो आपको चारों फिंगर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रख के ये जो थंब है ये आपको EM वेव का ट्रैवलिंग का डायरेक्शन बताएगा। तो EM वेव इधर ट्रैवल कर रहा है तो हम ऐसे रखेंगे और इसको जेड की ओर यानी B की ओर मोड़ देंगे, तो मेरा जो है E इस डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर मेरा E इस डायरेक्शन में रहेगा, -y डायरेक्शन में अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, तो इधर से ऐसे कर्ल करेंगे, मोड़ेंगे, तो मेरा EM वेव किधर दिखाएगा, x की ओर ट्रैवलिंग करता हुआ दिखाएगा। तो इसका मतलब मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डायरेक्शन -y कैप इधर होना चाहिए। तो जब हम E लिखेंगे तो E का वैल्यू कितना लिखेंगे, -23.4, ये y कैप हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो देख लीजिए ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 23.4 y कैप वोल्ट पर मीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इसी तरह से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ठीक है। अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, with its north pole pointing towards the geographic north pole. A neutral point is obtained at a distance of 18 centimeter from the center of the magnet. If BH का वैल्यू 0.4 G दिया है, the magnetic moment of the magnet वो भी दे दिया, magnetic moment भी दे दिया है, ठीक है। तो ये आपको इसमें से निकालना है कितना, अब बार मैग्नेट इतना प्लेस्ड इन द नॉर्थ देते हैं, थोड़ा इतना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग m की जो है वो वैल्यू निकालेंगे, यानी मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट हम लोग को निकालना है, कितना आएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए इसमें क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मोमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, बार मैग्नेट है आपको, इसका लेंथ दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका ठीक बीच से हम लोग यहां पर होगा +7 सेंटीमीटर,
और यहाँ होता है, मतलब इधर लेंगे +7 सेंटीमीटर, ये O से इधर, और O से नीचे लेंगे -7 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक बीचे बीच, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर, इसको हम ठीक बाइसेक्ट कर दिए। ऊपर +7, O से ऊपर +7, O से नीचे -7। यहाँ पर जो जाएगा वो +m स्मॉल m जाएगा, यहाँ -m जाएगा। ठीक है, स्मॉल m क्या होता है? पावर ऑफ द मैग्नेटिक पोल। स्मॉल m क्या होता है? पावर ऑफ द मैग्नेटिक पोल। ठीक है, और हम लोग को निकालना है कैपिटल M, जिसका है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट, ये अपने से पूछा है कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट कितना है, ये पूछा है लास्ट में। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट इज क्या होगा? ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये आपका जो डिस्टेंस है वो दे रखा है यहां से, ये 18 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां ये लेंथ 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहां से अगर आप डालोगे तो इधर आपका B0 बनेगा। ठीक है, और प्लस था तो इधर बना, और यहां से अगर डालोगे तो ये इधर बनेगा B0, -m है, इधर बनेगा B0। ये जो डिस्टेंस है ये R और R कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा 7 है, ये 18 है, और ये हम मान लेते हैं R है। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, BH। ठीक, तो सबसे पहले B का जो फॉर्मूला होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ये इस डायरेक्शन में आपका BH होगा। तो ये जो वैल्यू होता है, फॉर्मूला डायरेक्ट अपने पास है। ठीक है, B इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2B0 साइन ऑफ थीटा, ये वैल्यू होता है। ठीक है, और एंगल भी यहां पर ये है एंगल थीटा, और ये है एंगल थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर B0 जो है, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। B0 क्या है मेरे लिए? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है। ठीक है, और B0 कैन बी रिटन एज, B0 आप लोग क्या लिख सकते हैं, μ0 इंटू m डिवाइड बाई 4 π इंटू r², ये लिखा जा सकता है। और B का जो वैल्यू है वो दे रखा है, इस BH का जो वैल्यू वो दे रखा है, वो कितना है, 0.4 G। ठीक है, इतना दे रखा है, और G का भी वैल्यू दिया हुआ है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 0.4 G। G का वैल्यू दिया हुआ है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। साइन थीटा यहां पर कैलकुलेट कर लेना होगा, साइन थीटा निकाल सकते हैं, साइन थीटा दैट इज P/H। तो P ये रहा डिवाइड बाई H, तो P ये रहा मेरे पास 7 डिवाइड बाई H करेंगे, P/H। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/H, कितना है मेरा, R। ठीक है, ये आ गया 7/R। ओके, और ये जो है 7 आपका सेंटीमीटर में है, ये जो है 7 आपका सेंटीमीटर में। ठीक है, ये जो है 7 आपका सेंटीमीटर में आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो अब आप इसको क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व कीजिएगा तो आपका 2 μ0 का वैल्यू 4 π इंटू 10⁻⁻⁷ m, स्मॉल m यहां दे रखा है, यहां 4 π, देखिए इसको आप लिख सकते हैं 7 ये r³ हो जाएगा। ठीक है, ये r³ हो जाएगा, और यहाँ 0.4 10⁻⁻⁴। यहां से आप जो है m का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, r का वैल्यू हम पुट कर देते हैं, हम r का वैल्यू आप कितना लिखिएगा, तो r का जो वैल्यू होगा वो √, r का जो वैल्यू होगा √, नहीं होगा, r आपको निकालना है तो इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर कर दीजिएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। ठीक है, और क्यूब है, √ में निकालते हैं तो ये 3/2 हो जाएगा। देखिएगा सब सेंटीमीटर में। ठीक है, सब सेंटीमीटर में है, तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो आएगा वो 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴, 2 इंटू यहाँ से 4 π कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर बचेगा आपका 2 इंटू 10⁻⁷ इंटू m। ठीक है, इंटू 7 बाई, ये हो जाएगा 7² प्लस 18²
का पावर 3/2, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या, 10⁻⁴, सेंटीमीटर की जगह 10⁻⁴, 10⁻⁴ का 3/2, ठीक है। और ये भी आएगा आपका 10⁻², इतना आ गया, ये भी तो सेंटीमीटर है ना। तो आप सॉल्व कीजिएगा इसको तो हो जाएगा 2 × 10⁻⁷ m × 7 × 10⁻² डिवाइड बाई 7 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर का पावर 3/2, और ये हो जाएगा 10⁻2 × 6, ठीक है। और 0.4 × 10⁻⁴, यहाँ से आप m का जो है वो वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, m का जो है वो वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ से आपको m का वैल्यू आ जाएगा, तो आपका जो भी ये पावर वर्क कैलकुलेट कर लीजिएगा, m का व्हाटएवर जो भी वैल्यू निकलेगा, तो आपको कैपिटल m जो होता है, कैपिटल m जो है, कैपिटल M दैट इज स्मॉल m इंटू लेंथ, टोटल लेंथ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से m का ये पूरा इसको छोड़कर m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.4 × 10⁻⁴, ये पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, 7 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर का पावर 3/2 10⁻⁶, ठीक है, डिवाइड बाई 2 × 10⁻⁷ × 7 × 10⁻²। देखिए बहुत कुछ आसानी से कट जाएगा आपका, ठीक है, इसलिए यार टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो m का यहाँ जो भी वैल्यू आएगा इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा 14 × 10⁻⁻² से, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2.88 जूल टेस्ला, ये आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। सॉल्व करने पर जो आएगा 2.88 जूल पर टेस्ला, यही आएगा, जूल पर टेस्ला लिखे, हाँ जूल पर टेस्ला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो होगा उसको सॉल्व करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन पूछा गया है, काफी सारा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है इस क्वेश्चन में, लेकिन फाइनली सॉल्व कीजिएगा तो 2.88 जूल पर टेस्ला आएगा, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट इतना निकल के आएगा, ठीक है। मैग्नेटिक पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल लेंथ से तो यू विल गेट द मैग्नेटिक मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें सिंपल सर्किटरी दे रखा है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सर्किट दे रखा है आपको। एक यहाँ पर 5 किलो ओम है और यहाँ पर आपको 3 किलो ओम है, यहाँ भी आपको 3 किलो ओम है और यहाँ भी आपको 3 किलो ओम है, ठीक है, ये कनेक्टेड है। और यहाँ है आपको 6 किलो ओम, यहाँ एक बैटरी है, ठीक है, ये दे रखा है सिंपली। और ये बैटरी जो है ये 32 वोल्ट का है और 1 किलो ओम इसका इंटरनल रेसिस्टेंस भी है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा नहीं है बट 1 किलो ओम क्या होगा, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, ठीक है। चलिए तो सिंपली देखिए, जब दो रेसिस्टेंस आपस में पैरेलल होता है तो उसका इक्विवेलेंट ठीक उसका आधा होता है। तो 3 और 3 ये पैरेलल, तो इसका आधा 1.5, फिर ये और ये आपस में पैरेलल होगा तो 3 × 1.5 डिवाइड बाई 3 प्लस 1.5 कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1.5 × 3 डिवाइड बाई 4.5, 15 × 45, 3 से 3 कैंसिल आउट, 1 किलो ओम आ जाएगा। ये 1 किलो ओम और ये आपस में क्या हो जाएंगे, सीरीज में, तो हो जाएगा 6। तो रेसिस्टेंस यहाँ पर आ गया 6 किलो ओम ऊपर में, इसको सॉल्व किए तो ये है फिर मेरे पास 6 किलो ओम, सॉल्व किए तो यहाँ पर है मेरे पास एक बैटरी 32 वोल्ट का और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है 1 किलो ओम। ये जो है इसको अब रेसिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर दिया। इसका कितना हो जाएगा, तो 6 और 6 का आधा 3 हो जाएगा, 3 और ये एक 4 किलो ओम आपस में सीरीज में दिखेगा। तो आई का जो वैल्यू होगा V/R इक्विवेलेंट, V है 32/4 तो हो जाएगा 8 एम्पियर, ठीक है। सिंपली जो आई आएगा वो कितना होगा, 8 एम्पियर, ठीक है। ये एक्चुअली किलो ओम में है, ये किलो ओम में है, तो ये हो जाएगा 8 किलो ओम है, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10⁻3, ये ऊपर आएगा तो 8 × 10⁻³ एम्पियर इतना आएगा।
तो हो जाएगा 8 मिली एम्पियर। तो 8 मिली एम्पियर ऑप्शन नंबर कितना है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 8 मिली एम्पियर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ठीक है, 8 नहीं सॉरी 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ साइनोसोडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू 250 वोल्ट। एक साइनोसोडल वोल्टेज इसका पीक वैल्यू कितना दे रखा है, 250 वोल्ट दे रखा है, अप्लाइड टू द सीरीज एलसीआर सर्किट। ये सीरीज एलसीआर सर्किट में लगाया जा रहा है। कहाँ दे रहे हैं, सीरीज एलसीआर सर्किट है, यही लिखा हुआ है। इन विच आर, इसमें आर का वैल्यू कितना दिया है, तो 8 ओम दे रखा है। एल का वैल्यू जो है वो 24 मिली हेनरी, दैट इज 24 इंटू 10⁻³ हेनरी। और कैपेसिटेंस 60 माइक्रोफेराड, दैट इज 60 इंटू 10⁻⁻6 फेराड। ये सी का आपको वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया है, द वैल्यू ऑफ पावर डिसिपेटेड एट द रेजोनेंस कंडीशन इज x किलोवाट। द वैल्यू ऑफ x रेजोनेंस कंडीशन पे, रेजोनेंस कंडीशन पर आपसे पावर पूछ लिया। देखो रेजोनेंस कंडीशन में सीरीज एलआरसी सर्किट में क्या होता है कि ये RLC, इसमें से ये L के क्रॉस जो वोल्टेज रहेगा और C के क्रॉस जो वोल्टेज रहेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, L के क्रॉस जो वोल्टेज है और C के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आपका सेम हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देता है। तो सर्किट क्या होती है, प्योरली रेसिस्टिव, मतलब जो बचता है सिर्फ और सिर्फ R बचता है। तो जब जो बचेगा सिर्फ और सिर्फ R बचेगा, तो P एवरेज का जो वैल्यू होगा वो V²/R हो जाएगा। यहाँ बैटरी है, ऑब्वियसली यहाँ पर एक सोर्स है, तो V²/R हो जाएगा। और V की वैल्यू दे रखा है 250 वोल्ट, तो ये P की वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ RMS वैल्यू होता है, तो 250/√2 RMS हो जाएगा, डिवाइड बाई R यानी 8 ओम, तो ये हो जाएगा 250 × 250/√2 का 2 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका अप्रोक्सीमेट आएगा 3.9 किलोवाट। ठीक है, इसको आप अप्रोक्सीमेट 4 किलोवाट लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 4 किलोवाट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसमें बोल रहा है कि एक लॉजिक सर्किट आपको दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखिएगा तो आपको एक लॉजिक सर्किट दे रखा है। तो एक हमारा ऐसा नॉर सर्किट बनाया हुआ है। ठीक है, और फिर आपको एक नैंड सर्किट है। ठीक है, ये नैंड सर्किट है। ठीक है, इसको जो है एक एंड सर्किट से जोड़ दिया है। यहां पर लास्ट में एक एंड सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, ये है। अब यहां पर कनेक्शन कैसा किया है, तो ये जो नॉर सर्किट है, यहां से आपको एक नॉट सर्किट निकाला है और इसका कनेक्शन जो है यहां दे रखा है। ये नॉट सर्किट है, ये एंड है और ये नॉट है यहां पर। ठीक है, इसके बाद यहां से जो एक आपको आ रहा है, ये भी एक आपको नॉट सर्किट है। ठीक है, फिर यहां भी आपको एक नॉट सर्किट है। ठीक है, क्लियर है। ये पॉइंट ए बोला है ए है, ये पॉइंट बोला है बी है। ठीक है, यही है। तो आपको बताना है क्या क्या होगा। ठीक है, तो आपको बोल रहा है इफ इनपुट ए एंड बी 0 एंड 1, ए क्या है 0 और बी क्या है 1 है, ये आपको दे रखा है। तो नॉट सर्किट सिंपली क्या कर देता है, 0 को 1, 1 को 0 कर देता है। ये 0 है तो यहाँ आएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा 1, ये 1 है तो यहाँ क्या मिलेगा 0। ठीक है, ये 0 है, यहाँ से ऐसे पहुंचेगा, जब ये 0 इधर भी जाएगा तो यहाँ 0, इधर जाएगा तो 1, मतलब यहाँ आ जाएगा 1, यानी अल्टीमेटली ये यहाँ आ गया 0 1, यहाँ आ गया 0 और यहाँ आ गया 1, ये आया है। ठीक है, तो नॉर गेट जो होता है
नॉर गेट क्या करेंगे, अगर हमारा दोनों लो इनपुट है तो 1 कर देगा नॉर गेट, अगर दोनों लो इनपुट है तो नॉर गेट का आउटपुट क्या होगा 1। तो लेकिन अगर दोनों लो तो नहीं है, दोनों जीरो नहीं है, एक जीरो है और एक 1 है, तो जब जीरो और 1 यानी एक भी अगर हाई हो जाता है तो यहां पर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। एक भी अगर हाई हो जाएगा तो यहां क्या मिलेगा, जीरो। नैंड गेट में क्या होता है, तो नैंड गेट में मेरा अगर दोनों हाई है, ये दोनों 1 1 रहता है, ठीक है, तो मेरा आउटपुट हाँ दोनों 1 1 अगर रहेगा तो मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा 1, लेकिन दोनों 1 1 नहीं है, एक 1 है और एक 0 है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, आपको 0 हो जाएगा। ठीक नहीं, मेरा नैंड गेट है ना, नैंड गेट में मेरा अगर दोनों हाई है, ठीक है, तो 0 होगा, तो दोनों हाई है तो 0 होगा, बट ये दोनों तो हाई नहीं है, एक भी अगर मेरा लो है, एक भी अगर मेरा लो है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, एक भी अगर मेरा लो होता है तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो ये मेरा हो जाएगा नैंड गेट में 1। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहां पर एक भी अगर मेरा लो है तो यहां हो गया 1, तो यहां अल्टीमेटली आया 0 और ये आया 1। अब एंड गेट में क्या होता है, 0 और 1 रहने से आउटपुट क्या मिलता है, 0 मिलता है। ठीक है, क्योंकि एंड गेट का सिंपल डेफिनेशन क्या है, दोनों 1 रहने से ही यहाँ 1 मिलेगा, दोनों में से एक भी अगर आपको 0 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0। तो फाइनली y क्या मिलेगा, 0, तो y 0 मिलेगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। अप्रोक्सीमेट 36 मिनट का वीडियो हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको अगले वीडियो लेक्चर में कवर अप करेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू वेरी मच।